हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेंद्र सिंह। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र के 2021-22 के सिलेबस के हिसाब से जो लेसन नंबर 1 है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें आपको बताया गया कि ब्रिटिशर्स ने भारत पर शासन किया, व्यापारी के तौर पर वो यहाँ आए। 200 साल के शासन में जब वो गए तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस लेसन का इस विषय में ये बात बताई गई है कि पूरे जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली इस लेसन में 6 टॉपिक पर 6 विषयों पर अध्ययन दिया गया है। नंबर 1 ये कि कृषि की स्वतंत्रता के समय कृषि किस दशा में थी। नंबर 2 उद्योग किस दशा में थे। नंबर 3 जनसंख्या की क्या स्थिति थी। नंबर 4 व्यावसायिक ढांचा कैसा था। नंबर 5 आधारिक संरचना और नंबर 6 विदेशी व्यापार। हम आपके साथ आज इसमें एक विषय लेकर चलते हैं जो है कृषि। तो हमारे टॉपिक है स्वतंत्रता के समय कृषि की दशा। इस स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि की क्या दशा थी। आपको यहाँ पर एक जनरल नॉलेज में एक सामान्य बात पता होनी चाहिए कि प्राचीन काल से भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि रहा। कृषि भारत का शुरू से एक मुख्य व्यवसाय रहा। अंग्रेजों के आने से पहले भी भारत में उद्योग धंधे शुरू से ज्यादा नहीं थे। भारत में उद्योग धंधों की मात्रा शुरू से कम थी। थे भी तो बहुत छोटे हाथों से काम करने वाले, हस्तकला उद्योग कहते हैं हम लोग को उनको। उसके बारे में इसमें आएगा अभी जब हम उद्योग विषय पर बात करेंगे। अभी हमारा विषय कृषि है। तो कृषि के विषय के अंदर आपको जानकारी ये रखनी है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत की कृषि का एक खास विशेषता थी, वो थी जीवन निर्वाह खेती। जीवन निर्वाह खेती ये आपसे पूछा जाता है। एमसीक्यू में क्वेश्चन आने हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय कृषि का शुरुआती व्यवहार कैसा था। तो भारत का शुरुआती कृषि का व्यवहार था जीवन निर्वाह खेती। मतलब किसान जो बनाता था अपने जीवन निर्वाह के लिए बनाता था, ना कि बाजार में बेचने के लिए। उसका उद्देश्य था बनाओ खाओ अदला बदली करो, जीवन निर्वाह करो, खत्म। बाजार में बेचने का कोई उसका उद्देश्य नहीं था। ये सबसे मेन बात है भारतीय कृषि की। खुश था, लेकिन बनाया खाया और जीवन निर्वाह हुआ। चलिए, अब यहां ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स ने भारतीय खेती के स्वरूप को बदला। आपको इसी बात को समझना है कि ब्रिटिशर्स यहां रहे और उन्होंने भारतीय कृषि पर किस तरह का इम्पैक्ट किया। तो आपको ये जानकारी दी जा रही है। जिस टाइम स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि को अगर आप समझें तो स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि पिछड़ी और गतिहीन थी। तो सबसे बड़ी बात, स्वतंत्रता के समय कृषि पिछड़ी व गतिहीन थी। मेन टॉपिक यही है कि क्यों भारतीय कृषि पिछड़ी हुई थी, गतिहीन थी, कोई उसमें विकास नहीं था, उत्पादन बहुत कम था, गरीब थे किसान, किसानों में गरीबी बहुत थी। आखिर ऐसा क्या था, ये हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से पहला टॉपिक इसी बात को डिस्कस करता है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि पिछड़ी और गतिहीन थी, क्यों। इसी पर आपके क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू। आपको विभिन्न तरह के कारण मिलेंगे, वो आपको चूज करने होंगे कि आखिर गतिहीनता का क्या कारण था। उसमें इस गतिहीनता के अगर आप कारण लें तो मुख्य तौर पर 4-5 कारण बनते हैं, जिसमें पहला कारण है
भू राजस्व प्रणाली, भू राजस्व प्रणालियां। असल में अंग्रेजों ने भारत के अंदर किसानों से, तुम्हें पता है, लगान लिया जाता है, पुरानी बात जनरली पता होता है, किसानों से खेती के बदले लगान लिया जाता है। तो अंग्रेजों ने भारत के अंदर लगान वसूलने की कई तरह की प्रणालियां शुरू करी, जिसमें एक मुख्य प्रणाली थी जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा के अंदर ब्रिटिशर्स ने खेतों का मालिक, गांवों का मालिक एक जमींदार बना दिया, उसे जिम्मेदारी दे दी कि तुम किसानों से लगान वसूल करो, हमें दो। मतलब एक बिचौलिया, आप इसे बिचौलिया व्यवस्था भी कह सकते हैं। याद रखिए, ये एक बिचौलिया व्यवस्था आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये एक बिचौलिया व्यवस्था थी, जमींदार एक बिचौलिया था, मध्यस्थ था, इसे मध्यस्थ सिस्टम भी कह सकते हैं, बिचौलिया भी कह सकते हैं। मध्यस्थ सिस्टम में जमींदार किसान से लगान वसूल करता था, सरकार को देता, ब्रिटिश को देता था, अंग्रेजों को देता। अब अंग्रेजों ने तो कहा कि हमें 10% लगान चाहिए, लेकिन जमींदार किसानों से ज्यादा लगान वसूल करते थे, बहुत ज्यादा करते थे। यहां क्या हुआ कि इस जमींदारी व्यवस्था ने किसानों का शोषण बढ़ाया, किसानों का शोषण किया, क्योंकि शोषण मतलब उनको दबाया, कुचला, उनसे ज्यादा लगान वसूल किया, जिससे किसानों की दशा पूरे ब्रिटिश शासन में खराब रही। स्वतंत्रता के समय भारतीय किसान बहुत गरीब थे, तो उसका एक बहुत कारण ये बिचौलिया व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था थी, क्योंकि किसानों का जमकर शोषण हुआ। जमींदार, सरकार ने कहा, ब्रिटिश ने कहा 10% लेना है, इन्होंने 50%, 60%, बाढ़ आए, सूखा आए, कुछ भी आए, इन्हें तो अपने लगान से मतलब था, ज्यादा लगान लेते थे, हमेशा लेते थे। भूमि व्यवस्था का कोई सुधार नहीं किया, जिससे कि किसानों का शोषण हुआ, किसानों की दशा खराब। तो एक गतिहीन होना, कृषि की दशा खराब होने का एक बड़ा कारण है ये एक जमींदारी व्यवस्था, मध्यस्थ प्रणाली। आपसे पूछा जाए सकता है कि भू राजस्व प्रणाली कौन कौन सी थी मुख्य रूप से, तो उसमें एक जमींदारी प्रथा है, बिचौलिया व्यवस्था भी कहते हैं हम इसको, एक महालवारी व्यवस्था भी है, इसका एक और नाम इसी नाम से है, वो महालवारी व्यवस्था है, ये भी एक बिचौलिया व्यवस्था है। सब बिचौलिया व्यवस्था के ही प्रकार हैं। तो इस तरह इस व्यवस्था ने किसानों से ज्यादा लगान लेकर उन्हें दबाया और उनका शोषण किया। ये बात आप समझिए, एक सबसे बड़ा कारण रहा भारत के अंदर कृषि स्वतंत्रता के समय जो पिछड़ी हुई थी, गतिहीन थी। अब अगर हम दूसरे बड़े कारण पर चलें, सबसे खास पॉइंट माना जाता है इसके अंदर, वो दूसरे बड़े कारण को अगर हम समझें तो दूसरा कारण है कृषि का व्यापारीकरण। कि भारतीय कृषि, मैंने अभी भी आपको बताया, जीवन निर्वाह के लिए खेती होती, अपने लिए बनाओ, खाओ, मस्त हो जाओ। लेकिन ब्रिटिश ने भारतीय कृषि का व्यापारीकरण, यह भी आपसे पूछा जाएगा, व्यापारीकरण का मतलब क्या है? कि उपज को बाजार में बेचने के लिए बनाना, बाजार में बेचने के लिए बनाना। मतलब क्या है? पहले किसान बनाता था अपने लिए, बनाया, खाया, खत्म, अदला बदली की। लेकिन अंग्रेजों ने कहा ज्यादा बनाओ, बाजार में बेचो।
उन्हें चाहिए था क्योंकि कच्चा माल। और एक और खास बात है, इस व्यापारीकरण का एक रूप और भी है। एक रूप तो आपने ये समझा है, एक रूप है कि उन्होंने कहा नगदी फसलों का उत्पादन करो, नगदी फसल का उत्पादन। उन्हें कच्चा माल चाहिए था, उन्होंने भारत के किसानों को कहा कि वो नगदी फसलें बनाए। नगदी फसलें मतलब जो उत्पादन में काम आती हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा नील, उनके यहाँ कपड़ा इंडस्ट्री लगी थी, उसके लिए नील वॉश करने के धोने के लिए नील चाहिए था, नील कहा। रबर चाहिए था उनको, उन्होंने गन्ने के लिए कहा, चीनी बनाने के लिए गन्ना चाहिए था उनको। कपास के बारे में कहा उन्होंने, कपास चाहिए था कपड़ा उद्योग के लिए, जूट चाहिए था उनको। ये सब नगदी फसलें हैं, ये खाने के लिए नहीं होती हैं, इनका उत्पादन करने के लिए कहा। कई बार पूछते हैं व्यापारीकरण का मतलब नगदीकरण भी है, आप इसे व्यापारीकरण कहिए, नगदीकरण कहिए, बात एक ही है, याद रखिए। तो व्यापारीकरण का मतलब था कि किसान बाजार में बेचने के लिए बनाएगा, नगदी फसलें बनाएगा। अब ये कैसे कृषि को, या तो कई बार फायदा नजर आता है, लेकिन हुआ ये कि इसकी वजह से खाद्यान्न उत्पादन घट गया, गेहूं चावल, इसका जो प्रभाव रहा, अगर हम इसके प्रभाव को समझें तो इसका प्रभाव रहा कि खाद्यान्न जो थे, गेहूं चावल, खाद्यान्न का उत्पादन वो कम हो गया। अब खाद्यान्न उत्पादन कम, खाने के, देखो नगदी फसल बिकती है, खाने को तो गेहूं चावल चाहिए, मक्का बाजरा चाहिए, ले देकर सारे किसान नगदी फसलें बनाने लग गए, खाद्यान्न की उपलब्धता कम हो गई, देश में भुखमरी भी पैदा हो गई, बाजार में बेचने लगे। लेकिन ये भी एक नुकसान था, कई बार ये माल ज्यादा बन जाता था नगदी फसलें, तो बाजार में इनके रेट कम हो जाते थे। अब अंग्रेज यहाँ भी उनको जबरदस्ती माल खरीद लेते थे, कहते भैया तुम्हारा माल तो ज्यादा है, इतना भी नहीं चाहिए। सस्ता था, ना खाने को गेहूं मिला, चावल मिला, और बल्कि उनको ये बेचना पड़ जाता था। तो ले देकर ये कृषि का व्यापारीकरण भी भारत की कृषि के लिए एक ज्यादा फायदेमंद सौदा नहीं हुआ, पिछड़ापन दे गया, बल्कि भुखमरी और खाद्यान्न की कमी कर गया। तो स्वतंत्रता के समय भारत में खाद्यान्न भी इसीलिए कम था क्योंकि खाद्यान्न उत्पादकता जो थी वो बड़ी कम थी और नगदीकरण पर जोर जो था वो ज्यादा था। तो दो सबसे बड़े कारण आपने समझे हैं कि जिसकी वजह से भारतीय कृषि पिछड़ी रही। इसके अलावा तीसरे कारण में आप बहुत कुछ सब पॉइंट्स में बात समझ सकते हो, जैसे तकनीक के मामले में पिछड़ापन था, पुरानी तकनीकें थी, हल, बैल, फावड़ा, दरांती, इनसे उत्पादन होता था। तो ये तो कम उत्पादकता का एक बड़ा कारण था, कृषि की उत्पादकता कम थी, ये खास बात थी उस टाइम, कृषि की उत्पादकता कम थी क्योंकि तकनीकें पिछड़ी थी और उर्वरक तो था ही नहीं, उर्वरक का अभाव था, अच्छे बीजों का अभाव था, और एक सबसे बड़ी बात और ये थी कि सिंचाई व्यवस्था नहीं थी, सिंचाई व्यवस्था नहीं थी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि वर्षा पर आधारित खेती थी। अब वर्षा कभी हुई ज्यादा तो कभी कम, ज्यादा हुई तो ठीक, कम हुई तो ठीक, ज्यादा बाढ़ आ गई तो बर्बादी, कम हुई तो सूखा पड़ गया। तो ये एक छोटे छोटे कारण है। तो तीसरा बड़ा कारण तकनीकों का पिछड़ापन, खाद का अभाव, बीजों का अभाव, सिंचाई व्यवस्था का ना होना या वर्षा पर आधारित खेती होना, इसकी वजह से उत्पादन भी कम था और अच्छा भी नहीं था ज्यादा, जिसकी वजह से भारतीय कृषि पिछड़ी रही। पिछड़ापन जो था कृषि में वो लगातार बना रहा।
एक और भी आप कारण ले सकते हैं, वैसे 3 बड़े कारण माने जाते हैं, लेकिन एक चौथा कारण भी आप ले सकते हैं, और वो ये कि भारत का विभाजन। 1947 में अंग्रेज जाते जाते, आपको पता है, भारत को 2 टुकड़े कर गए। एक हिस्सा भारत बना, एक पाकिस्तान। पाकिस्तान के 2 हिस्से बने, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। और हुआ ये कि इस पाकिस्तान और भारत के चक्कर में भारत के ही अंदर जो उपजाऊ क्षेत्र था, स्पेशली जो चावल से जुड़ा हुआ क्षेत्र था, वो पाकिस्तान साइड पर चला गया, और जो जूट और कपास का था वो बांग्लादेश साइड पर चला गया। आजादी के समय भारत की स्थिति इसलिए खराब थी, खाद्यान्न का उत्पादन कम था, क्योंकि एक बहुत बड़ा उपजाऊ क्षेत्र पाकिस्तान साइड पर चला गया, और जो कपास वगैरह का क्षेत्र था, जूट का क्षेत्र था, वो बांग्लादेश चला गया। तो इसलिए भारतीय कृषि स्वतंत्रता के समय पिछड़ी हुई थी, गतिहीन। तो 4 बड़े कारण माने जाते हैं। आप ये इनको गतिहीनता के कारण भी ले सकते हो, आप इन्हें भारतीय कृषि की विशेषताएं भी मान सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि में विशेषताएं क्या थी। यही थी कि तकनीक का पिछड़ापन था, नकदीकरण की स्थिति थी, जमींदारी व्यवस्थाएं थी, उत्पादन कम था। और लेकिन जो टॉपिक है वो ये कि आखिर गतिहीनता क्यों थी। तो इन 4 बड़े कारणों में आपको बताया जाता है कि भारतीय कृषि के अंदर पिछड़ापन था, गतिहीनता थी, और ये हमारा इस टॉपिक पर बनता है। इसी को आप अध्ययन करिए, यहीं पर आपके क्वेश्चंस निकलते हैं।